दुनिया में आज ऐसा कोई कोना नहीं है जिसके पास वो अकूत दौलत और वो पागलपन जैसी महत्वाकांक्षा हो जो दुबई के पास थी जब उसने दुनिया की सबसे ऊंची और टिकाऊ इमारत बुर्ज खलीफा की कल्पना की थी। एक पत्रकार के तौर पर जब मैंने इसकी फाइलों को खंगाला तो पाया कि इसके पीछे दो सबसे बड़े खतरे थे: आसमान छूती तेज हवाएं और विनाशकारी भूकंप। इनसे निपटने के लिए इंजीनियरों ने बट्रेस्ड कोर का एक बेहद चालाकी भरा ढांचा तैयार किया। इसे अजय इरादों का प्रतीक बनना था, एक ऐसा मीनार जो शहर की परिभाषा बदल दे। लेकिन इस चमचमाती सतह के नीचे एक खौफनाक सच दबा है। ये भव्य मीनार एक भयानक वित्तीय तूफान के बीच खड़ी की गई थी, जिसे छिपाने के लिए अरबों डॉलर के गुप्त सौदे किए गए। और जब इसके दरवाजे खुले तो रियल एस्टेट बाजार तबाह हो चुका था और सैकड़ों आलीशान फ्लैट पूरी तरह खाली पड़े थे। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत असल में इतिहास की सबसे महंगी और शर्मनाक नाकामी बनने की कगार पर खड़ी थी। लेकिन किसी तरह ये दो बड़े वैश्विक संकटों से बच निकली। पहला, साल 2008 की आर्थिक मंदी, और दूसरा, कोविड का दौर। आज भी जब दुबई सख्त पाबंदियों के बीच अपने बड़े आयोजनों में व्यस्त है, जहां कई प्रवासी मजदूर अपने परिवारों से मिलने घर नहीं जा पा रहे हैं, तब भी इस इमारत की मांग फिर से बढ़ रही है। आखिर संकट, कर्ज और गहरे अनिश्चितता के दलदल से पैदा हुआ ये ढांचा दुनिया का सबसे ताकतवर प्रतीक कैसे बन गया? असल में पर्दे के पीछे क्या हुआ था और हमारे दस्तावेज क्या सबूत पेश करते हैं? आइए, आज आप और मैं मिलकर दुबई की इस नामुमकिन सी दिखने वाली महत्वाकांक्षा के काले सच की गहराई में उतरते हैं। अगर आपको बुर्ज खलीफा की हकीकत को समझना है, तो सबसे पहले उन खूबसूरत पोस्टकार्ड्स, नए साल की आतिशबाजी और सोशल मीडिया पर तैरने वाली उन चमचमाती सेल्फीज को भूलना होगा, जो हर साल इस इमारत को दुनिया के केंद्र में दिखाती हैं। क्योंकि इस विशाल मीनार की कहानी वास्तुकला की नहीं, बल्कि वजूद को बचाने की एक बेहद हताश और डरावनी कोशिश है। ये कहानी एक ऐसी गंभीर समस्या से शुरू होती है जिसने पूरे शहर के भविष्य को खतरे में डाल दिया था। साल 2000 की शुरुआत में दुबई एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा था। दशकों से तेल ने इसे एक छोटे से व्यापारिक बंदरगाह से दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहर में बदल दिया था। लेकिन इस अमीरी के नीचे एक गहरा संकट छुपा था। पड़ोसी देश अबू धाबी के विपरीत, जिसके पास तेल का अकूत खजाना था, दुबई का तेल भंडार बेहद सीमित था और लगातार घट रहा था। दुबई के शासक जानते थे कि केवल तेल के दम पर इस शहर को हमेशा जिंदा नहीं रखा जा सकता। अगर तेल खत्म होने के बाद भी दुबई को बचाना था, तो उसे अपनी पहचान बदलनी थी। उसे कारोबार, पर्यटन, वित्त, विमानन और आलीशान संपत्तियों का वैश्विक केंद्र बनना था, ताकि दुनिया उसे अनदेखा न कर सके। उन्हें पूरी दुनिया को यह यकीन दिलाना था कि दुबई का वजूद जरूरी है, और इसके लिए उन्हें एक ऐसे महाप्रतीक की जरूरत थी जिसे कोई नजरअंदाज न कर पाए। वही प्रतीक बना बुर्ज दुबई। इसका निर्माण जनवरी साल 2004 में शुरू हुआ। इस पेचीदा और डरावने काम का जिम्मा शिकागो की प्रसिद्ध कंपनी स्किडमोर, ओविंग्स एंड मेरिल को सौंपा गया, जिसके अगुआ आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ थे। उनका मकसद हैरान करने वाला था। शिकागो की कंपनी स्किडमोर, ओविंग्स एंड मेरिल का इस क्षेत्र में कोई मुकाबला नहीं था। उनके मुख्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर लगभग 7 सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उनका एकमात्र मकसद था दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का नक्शा तैयार करना। इस डिजाइन की प्रेरणा हाइमेनोकैलिस फूल और पारंपरिक इस्लामी वास्तुकला से ली गई थी। इसके 3 हिस्से एक केंद्रीय कोर के चारों ओर घूमते हुए ऊपर बढ़ते थे, जिसने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो उस ऊंचाई तक जा सकता था जिसे पहले नामुमकिन माना जाता था। तैयार होने पर इसकी कुल ऊंचाई 828 मीटर और इसमें 160 से अधिक मंजिलें होनी थीं, जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से लगभग दोगुनी थीं। लेकिन कागज पर योजनाएं बनाना आसान होता है, खौफनाक हकीकत का सामना करना बेहद मुश्किल। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत खड़ी करने के लिए उन तकनीकी और इंसानी संकटों से निपटना था जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए थे। इसके निर्माण के चरम पर 12,000 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से अधिकांश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के प्रवासी मजदूर थे। उन्होंने 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक गर्मी में दिन रात बेहद कठिन परिस्थितियों में काम किया। इसकी नींव रखने के लिए रेगिस्तान की तपती जमीन में 192 मजबूत कंक्रीट के खंभे धंसाए गए। इंजीनियरों ने 2,30,000 क्यूबिक मीटर से अधिक कंक्रीट और इतनी भारी मात्रा में स्टील का इस्तेमाल किया, जो पूरी धरती के 1/4 हिस्से को लपेट सकती थी।
इतनी ऊंचाई पर कंक्रीट को ऊपर पंप करना अपने आप में एक अनोखी चुनौती थी, जिसे पहले कभी अंजाम नहीं दिया गया था। इस ऊंचाई तक कंक्रीट पहुंचाने के लिए खास हाई प्रेशर पंपिंग सिस्टम विकसित करने पड़े, क्योंकि साधारण मशीनें हाफ जाती थीं। जैसे जैसे इमारत की हर नई मंजिल ऊपर उठती, वो एक अनजान इलाके में कदम रख रही थी, जिसका पहले परीक्षण नहीं हुआ था। फिर भी ये मीनार बढ़ती रही और इसके साथ ही एक वित्तीय उन्माद भी शुरू हो गया। काम पूरा होने से पहले ही दुनिया भर के अमीर इसमें फ्लैट खरीदने के लिए कतार में खड़े थे। दुबई का प्रॉपर्टी बाजार उफान पर था। आसान लोन, विदेशी निवेश और बढ़ते भरोसे ने हर महीने कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में संपत्ति खरीदना मुनाफे की गारंटी माना जाने लगा। साल 2007 और 8 की शुरुआत तक यहां के फ्लैट $2,700 प्रति वर्ग फुट की कीमतों पर बिक रहे थे। पूरी दुनिया के सटोरियों और निवेशकों ने इस प्रोजेक्ट में बिना सोचे समझे पानी की तरह पैसा बहाया। उनका वहां रहने का कोई इरादा नहीं था। वे बस इस जुए पर दांव लगा रहे थे कि कीमतें हमेशा बढ़ती रहेंगी। बाजार का माहौल किसी नशीले रोमांच जैसा था। नक्शा बनते ही प्रोजेक्ट बिक जाते थे और समुद्र के सीने पर कृत्रिम द्वीप खड़े किए जा रहे थे। हर हफ्ते एक नया रिकॉर्ड घोषित होता था और लगता था कि दुबई को कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन इतिहास हमेशा घमंड और अतिविश्वास को बेरहमी से कुचलता है। सितंबर साल 2008 में लेमन ब्रदर्स के अचानक धराशायी होने से दुनिया भर में एक भीषण आर्थिक तबाही मच गई। बैंकों ने हाथ खींच लिए, कर्ज मिलना पूरी तरह बंद हो गया, निवेश का पैसा हवा हो गया और दुनिया भर के रियल एस्टेट बाजार ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। जब लीमन ब्रदर्स दिवालिया हुआ तो एशिया से लेकर यूरोप तक के वित्तीय बाजार सोमवार को इतिहास के काले दिन में बदलने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दुबई भी इस तबाही से अछूता नहीं था, बल्कि वो सबसे ज्यादा असुरक्षित था। इस शहर का विकास भारी कर्ज और इस झूठी उम्मीद पर टिका था कि वैश्विक निवेश कभी नहीं थमेगा। लेकिन अचानक वो उम्मीद मलबे में तब्दील हो गई। संपत्तियों की कीमतें गिरने लगीं और साल 2010 तक दुबई के कई इलाकों में दाम आधे रह गए। इसके बावजूद इस सबसे ऊंची इमारत का काम नहीं रुका। हर महीने एक नई मंजिल जुड़ती रही, लेकिन जैसे जैसे क्रेनें आसमान छू रही थीं, वैसे वैसे इस प्रोजेक्ट की आर्थिक नींव पूरी तरह खोखली हो रही थी, जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। पर्यटकों को इसमें भव्यता दिख रही थी, निवेशकों को मुनाफा और दुनिया को एक नया अजूबा। लेकिन कोई ये नहीं देख पा रहा था कि जो इमारत दुबई की सफलता का सबसे बड़ा सबूत बनने जा रही थी, उसकी रीढ़ अंदर से टूट चुकी थी। ठीक उसी वक्त जब बुर्ज दुबई इंसान की बनाई सबसे ऊंची इमारत बनने के करीब था, उसे सहारा देने वाला आर्थिक ढांचा चरमरा रहा था। सवाल ये नहीं था कि इमारत खड़ी होगी या नहीं, बल्कि ये था कि क्या इसमें रहने की हैसियत किसी की होगी। साल 2008 का वो आर्थिक संकट दुबई में किसी धीमी लहर की तरह नहीं, बल्कि एक विशाल दीवार की तरह टकराया। इस शहर ने खुद को इस भ्रम में रखा था कि वो मंदी से सुरक्षित है और उसका मॉडल सबसे अलग है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। महज कुछ ही महीनों में दुबई को ये समझ आ गया कि वो कोई अनोखा शहर नहीं है। उसने अंधाधुंध कर्ज लिया, बेहिसाब खर्च किया और अब उसे भी उसी भयानक दर्द से गुजरना था जिससे बाकी दुनिया गुजर रही थी। जब सरकारी तिजोरी के आंकड़े लीक हुए तो सब सन्न रह गए। दुबई ने अपने पाम आइलैंड्स, आलीशान होटलों और इस गगनचुंबी मीनार के लिए कम से कम 80 अरब डॉलर का भारी भरकम कर्ज ले रखा था। प्रॉपर्टी की कीमतें जो कभी आसमान छू रही थीं, वे अचानक पाताल में समाने लगीं। साल 2010 तक संपत्तियों की कीमत 50% से भी ज्यादा गिर चुकी थी। बुर्ज दुबई के जिन फ्लैट्स को $2,700 प्रति वर्ग फुट में बेचा गया था, उनकी कीमत अब आधी भी नहीं बची थी। सट्टेबाजी के जाल में फंसे अमीर निवेशक अब अपने ही आलीशान पिंजरे में पूरी तरह कैद हो चुके थे। जिन खरीदारों ने कर्ज लेकर यहां फ्लैट खरीदे थे, वे पूरी तरह डूब चुके थे। इस परियोजना को बनाने वाली कंपनी एमार इस तबाही को लाचारी से देख रही थी, क्योंकि उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को ऐसे समय में तैयार किया जब पूरा बाजार मलबे में तब्दील हो रहा था। भव्य निर्माण अक्सर यही त्रासदी लाते हैं। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी इतनी ऊंची थी कि उसे छू पाना नामुमकिन लगता था। लेकिन जब दुनिया को इस गहरे संकट की भयावहता का पता चला तो तारीख थी 25 नवंबर साल 2009। मीनार के उद्घाटन में महज 6 हफ्ते बचे थे। तभी दुबई सरकार की कंपनी दुबई वर्ल्ड ने ऐलान किया
कि वो 26 अरब डॉलर के अपने भारी कर्ज को चुकाने में असमर्थ है और उसे पुनर्गठन की सख्त जरूरत है। इस खबर ने दुनिया भर के बाजारों में डर का नया भूचाल ला दिया। आज आप और मैं जिस कड़वे सच की तहकीकात करने जा रहे हैं, उसमें किसी व्यवस्थित पुनर्वित्त की बात नहीं हो रही है। असल में ये कर्जदारों के सामने हाथ फैलाने जैसा था कि वे थोड़ा रुकें, सब्र करें और मान लें कि उनका पैसा समय पर नहीं मिलेगा। इस खबर ने वैश्विक वित्तीय बाजारों की नींव हिला दी। किसी सरकारी संप्रभु कोष के डिफॉल्ट होने की बात सोचना भी नामुमकिन था। एक ऐसी सरकारी संस्था जो सीधे कह दे कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। दुबई जैसी आलीशान जगह पर ऐसा होना अकल्पनीय था। इस घोषणा ने पूरी दुनिया के उन निवेशकों और बैंकों में दहशत फैला दी जिन्होंने यहां निवेश किया था या कुछ भी खड़ा किया था। ये वो डरावना पल था जब भव्यता का पर्दा हटा और चकाचौंध के पीछे छिप रही कर्ज की सच्चाई सामने आ गई। फिर 6 हफ्ते बाद उद्घाटन की उसी ऐतिहासिक रात को एक बड़ा तमाशा हुआ। 6 साल से जिस इमारत को लोग बुर्ज दुबई के नाम से जानते थे, उसका नाम हमेशा के लिए बदल दिया गया। अब इसे बुर्ज खलीफा कहा जाने लगा, जो अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के नाम पर था। वहां मौजूद भीड़ ने इसे केवल एक सम्मान और दोनों अमीरातों की एकता का प्रतीक माना। लेकिन एक खोजी पत्रकार के तौर पर जब मैंने दस्तावेजों को खंगाला तो सच्चाई कुछ और ही निकली। दस्तावेजों से साफ हुआ कि अबू धाबी ने इस संकट के दौरान दुबई को लगभग 25 अरब डॉलर की भारी वित्तीय मदद दी थी। इसमें दिसंबर 2009 में उद्घाटन से ठीक 3 हफ्ते पहले दिया गया 10 अरब डॉलर का नकद बेलआउट भी शामिल था, जिसने इस इमारत को ढहने से बचा लिया। खुफिया रिपोर्टों ने इशारा किया कि ये नाम बदलना कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि बंद कमरों में हुए एक गुप्त समझौते का सार्वजनिक प्रदर्शन था। दुबई के कर्ज की गारंटी उसके अमीर पड़ोसी ने ली थी और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर उस पड़ोसी शासक का नाम लिखा जाना इस कर्ज का सीधा एहसान स्वीकार करना था। जो समारोह बाहर से एक बड़ी जीत दिख रहा था, वो वास्तव में अपनी बेबसी की गवाही दे रहा था। इस बेहद शानदार इमारत का नाम उस शख्स पर रख दिया गया जिसने इसके वजूद के लिए पैसे चुकाए थे। क्या इससे इसकी अहमियत कम हो जाती है या ये कहानी को और अधिक मानवीय बनाती है? एक ऐसा शहर जिसने अपनी औकात से बढ़कर सपने देखे, संकट में फंसा और फिर अपने गौरव को बचाने का रास्ता खोज ही लिया। मरुस्थल से उठती 828 मीटर की ये फौलादी मीनार वाकई बेमिसाल थी। ये विशाल इमारत जमीन से लगभग 800 फीट ऊपर आसमान को छूती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसकी मजबूत बुनियाद जमीन के नीचे करीब 12,150 फीट तक धसी हुई है, ताकि ये विनाशकारी भूकंपों को भी आसानी से झेल सके। जरा सोचिए, जिस इमारत के उद्घाटन पर पानी की तरह अरबों डॉलर बहाए गए, जहां आतिशबाजी और स्काई डाइवर्स के करतबों को दुनिया के करोड़ों लोगों ने लाइव देखा, उसी इमारत में ठीक 1 साल बाद कदम रखने पर आपको सिर्फ सन्नाटा सुनाई दे। कोई हलचल नहीं, कोई भीड़ नहीं, गलियारों में कोई इंसान नहीं, बस एक खौफनाक खामोशी। सितंबर 2010 में इसके भव्य उद्घाटन के केवल 9 महीने बाद बुर्ज खलीफा एक ऐसी कड़वी हकीकत का सामना कर रहा था जिसे दुबई से बाहर की दुनिया शायद ही समझ पा रही थी। इस गगनचुंबी इमारत के कुल 900 रिहायशी फ्लैटों में से लगभग 825 फ्लैट पूरी तरह से खाली पड़े थे। वहां कोई मरम्मत का काम नहीं चल रहा था, ना ही कागजी कार्रवाई की कोई देरी थी, वे बस सूने पड़े थे। ये विरोधाभास हैरान कर देने वाला था। ये कोई आम बहुमंजिला इमारत नहीं थी जो किराएदारों के लिए तरस रही हो। ये इस धरती की सबसे ऊंची इमारत थी, 21वीं सदी की सबसे मशहूर जगह। हर दिन दुनिया भर से लाखों सैलानी सिर्फ इसके सामने खड़े होकर एक अदद तस्वीर खिंचवाने आते थे। लेकिन इसके भीतर की हकीकत यह थी कि मंजिल दर मंजिल पूरी तरह वीरान पड़ी थी। इस सच को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब यह बनी भी नहीं थी। 2000 के दशक के मध्य में दुबई के इतिहास का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी बूम आया था, जिसमें वैश्विक निवेशकों ने पानी की तरह पैसा बहाया। उस सुनहरे दौर में जमीन जायदाद की कीमतें हर महीने आसमान छू रही थीं। नई इमारतें बनने से पहले ही कागजों पर बिक जाती थीं। कई लोग वहां रहने के लिए घर नहीं खरीद रहे थे, बल्कि वे भविष्य की उम्मीदें खरीद रहे थे। एक ऐसी उम्मीद कि कीमतें हमेशा बढ़ती ही रहेंगी। बुर्ज खलीफा इस बेलगाम उम्मीद का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। इसके फ्लैट रिकॉर्ड कीमतों पर बेचे गए,
क्योंकि निवेशकों का मानना था कि दुनिया के इस सबसे प्रतिष्ठित पते पर पैसा लगाना कभी घाटे का सौदा नहीं हो सकता। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। साल 2008 में जब वैश्विक मंदी का कहर टूटा, तो बड़े बड़े बैंक ताश के पत्तों की तरह ढह गए। कर्ज का बाजार पूरी तरह ठप हो गया और निवेश करने वाला पैसा रातों रात गायब हो गया। इस झटके ने दुनिया भर के रियल एस्टेट बाजारों को घुटनों पर ला दिया। दुबई पर इसका सबसे गहरा असर पड़ा, क्योंकि यहां का पूरा विकास भारी कर्ज और विदेशी पैसों के दम पर खड़ा था। जैसे ही निवेशकों का भरोसा डगमगाया, यहां के प्रॉपर्टी बाजार में तबाही मच गई। साल 2010 तक आते आते कीमतें अपने उच्चतम स्तर से 50% से भी ज्यादा गिर चुकी थीं। उस वक्त कई प्रोजेक्ट्स के काम बीच में ही रुक गए और दाम 60% तक गिर गए। विदेशी निवेशक कर्ज के ऐसे जाल में फंस गए जिससे बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। किराए के दामों में भी भारी गिरावट आई। बुर्ज खलीफा के जो छोटे स्टूडियो फ्लैट कभी $3,000 प्रति माह पर मिलते थे, वे अचानक 40% सस्ते हो गए। बड़े फ्लैटों का भी यही हाल था। जिन लोगों ने तेजी के दौर में महंगे दामों पर निवेश किया था, उनके लिए मुनाफे का ये गणित अब पूरी तरह बर्बादी का सबब बन चुका था। इस बर्बादी की सबसे बड़ी मिसाल थे निवेशक इमाद बेनादरा, जिन्होंने साल 2008 में लगभग $9,50,000 प्रति फ्लैट के हिसाब से 2 शानदार फ्लैट खरीदे थे। उन्होंने करीब $20 लाख का निवेश उस जगह किया जो दुनिया की सबसे सुरक्षित और आलीशान मानी जाती थी। लेकिन इमारत खुलने के महीनों बाद भी उन्हें एक भी किराएदार नहीं मिला। ये कहानी अकेले उनकी नहीं थी। पूरे दुबई में अनगिनत निवेशक गिरती कीमतों और गायब होती मांग के बीच बुरी तरह फंस चुके थे। बुर्ज खलीफा शहर के इस गहरे संकट का सबसे बड़ा गवाह बन गया था। इस पड़ताल में जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई, वो ये थी कि खराबी इस इमारत में नहीं थी। इसकी इंजीनियरिंग लाजवाब थी, इसका आर्किटेक्चर हैरतअंगेज था और इसकी लोकेशन का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। बुर्ज खलीफा ने वादे के मुताबिक सब कुछ दिया, लेकिन उसकी टाइमिंग ने सब बिगाड़ दिया। ये इमारत उस दौर में खुली जो सदियों की सबसे भयावह आर्थिक मंदी का समय था। इसका आगमन ठीक उस पल हुआ जब इसके पीछे का पूरा वित्तीय ढांचा भर कर ढह रहा था। फिर भी इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इसे पूरी तरह नाकाम नहीं कहा जा सकता। हर साल लाखों की तादाद में सैलानी यहां आते रहे। इसके ऑब्जर्वेशन डेक पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बने रहे और अरमानी होटल रईसों का पसंदीदा ठिकाना बना रहा। वैश्विक मीडिया के लिए यह हमेशा दुबई की पहचान का प्रतीक रहा। दुनिया आज भी बुर्ज खलीफा को देखना चाहती थी, लेकिन सच तो यह है कि इसे देखने की इच्छा रखना और इसमें निवेश करने की औकात होना दोनों बेहद अलग बातें थीं। कई सालों तक ये इमारत एक अजीब द्वंद्व में जीती रही। ऐसे में आप और मैं मिलकर जब इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं, तो एक बड़ा सवाल उठता है कि जब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत ही मंदी की इस मार से नहीं बच पाई, तो बाकी छोटे प्रोजेक्ट्स की क्या बिसात थी। उससे भी बड़ा सवाल ये था कि इतने बड़े खालीपन के साथ ये इमारत कब तक टिकी रह सकती थी। इसका जवाब मिलने में सालों का वक्त लगने वाला था। इसके लिए दुबई को फिर से उठना था, निवेशकों का खोया हुआ भरोसा वापस पाना था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती कुछ अनोखा बनाना नहीं, बल्कि खुद को तब तक बचाए रखना था जब तक दुनिया आपके काबिल ना हो जाए। 2 बड़े आर्थिक झटकों को झेलने के बाद जब इस इमारत की वापसी का दौर शुरू हुआ, तो उसकी कोई बड़ी सुर्खियां नहीं बनी, ना ही कोई बड़ा नाटक हुआ और ना ही किसी रईस ने एक बड़ा चेक काटकर इसे रातों रात जिंदा किया। ये वापसी वैसे ही धीमी थी जैसे किसी बड़े हादसे के बाद कोई शहर धीरे धीरे संभलता है। बेहद खामोशी से एक एक करके फ्लैट किराए पर चढ़ने लगे, एक एक मंजिल आबाद होने लगी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत ने कागजी संकट को तो झेल लिया था, पर अब उसे हकीकत की कसौटी पर खुद को साबित करना था। खुशकिस्मती से दुनिया के अन्य संकटग्रस्त प्रोजेक्ट्स की तुलना में इस इमारत के पास कुछ ऐसी बेजोड़ खूबियां थीं जो कोई बड़ी से बड़ी रकम देकर भी नहीं खरीद सकता था। ये आधा मिलियन टन से भी ज्यादा भारी फौलादी ढांचा सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक अदम्य साख का प्रतीक था। इसके निचले हिस्से में स्थित अरमानी होटल दुबई इस इमारत की सबसे बड़ी ताकत था, जिसे खुद मशहूर फैशन आइकन जॉर्जियो अरमानी ने डिजाइन किया था। मंजिल 1 से 8 और मंजिल 38 से 39 तक फैला ये होटल इस इमारत को वो वैश्विक साख देता था जो शायद ही किसी अन्य प्रोजेक्ट के पास हो। संकट के दौर में भी दुनिया भर के अमीर पर्यटक यहां खिंचे चले आते थे।
वे केवल इस गगनचुंबी इमारत को देखने नहीं, बल्कि अरमानी के नाम के सम्मोहन में आते थे। इस टावर में 144 अरमानी रेजिडेंस भी थे, जो विलासिता की चरम सीमा थे। इसकी 158वीं मंजिल पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद, सतह से 76 मंजिला ऊपर बना शानदार स्विमिंग पूल और एट द शीर्ष नामक ऑब्जर्वेशन डेक इस इमारत के वे अचूक हथियार थे, जिन्होंने इसे बहुत जल्द ही दुबई का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना दिया। आज आप और मैं मिलकर इस कंक्रीट के पहाड़ के पीछे छिपे सच को खंगालेंगे। इन शानदार बदलावों ने खाली पड़े फ्लैटों की इस भयानक समस्या को रातों रात तो हल नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक बेहद जरूरी काम बखूबी अंजाम दिया। लोगों का हुजूम यहां खींच लाए। लिफ्ट से ऑब्जर्वेशन डेक तक जाने वाला हर सैलानी, अरमानी होटल में रुकने वाला हर रईस मेहमान और नीचे दुबई फाउंटेन के सामने खड़े होकर इस विशाल इमारत की तस्वीरें खींचने वाला हर आम इंसान असल में बुर्ज खलीफा को खबरों में बनाए रखने का जरिया बन रहा था। खोखली हो चुकी इमारतों को दुनिया भूल जाती है, लेकिन इसे भुला पाना नामुमकिन था। इसके आलीशान फ्लैट भले ही खाली पड़े थे, लेकिन लोगों के दिलों में इसकी दीवानगी कायम थी। साल 2012 तक रिकवरी के कुछ संकेत दिखने लगे थे, जब एमआर प्रॉपर्टीज ने इसके 80% तक भरने का दावा किया। लेकिन क्या ये वाकई कोई बड़ी कामयाबी थी? सच तो यह है कि यह कोई जादुई सफलता नहीं थी जिसकी उम्मीद साल 2007 और 2008 के प्रॉपर्टी बूम के दौरान निवेशकों ने लगाई थी। मगर हाँ, ये एक धीमी प्रगति जरूर थी। ये ऐसा था मानो इस विशाल मीनार में फिर से सांसें लौट रही हों। इस दौरान पूरा दुबई भी बड़ी तेजी से बदल रहा था। सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और एमिरेट्स एयरलाइन आक्रामक रूप से पैर पसारते हुए दुबई को दुनिया के सैकड़ों देशों से जोड़ रही थी। इस पूरे शहर ने शॉपिंग फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों, लग्जरी होटल और बुनियादी ढांचे पर पानी की तरह पैसा बहाया, ताकि दुनिया के हर कोने से लोगों को खींचा जा सके। और इस विशाल चक्रव्यूह के केंद्र में खड़ा था बुर्ज खलीफा। ये अब सिर्फ सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि तरक्की का प्रतीक बन चुका था, जिसके कदमों में हर शाम हजारों लोग दुबई फाउंटेन के तमाशे को देखने जुटते थे। पानी की विशाल फुहारें संगीत की धुन पर सैकड़ों फीट ऊपर हवा में नाचती थीं, और पूरा डाउनटाउन दुबई इस शोर से गूंज उठता था। ठीक उसी के पीछे खड़ा बुर्ज खलीफा रात के अंधेरे में जगमगाता था, मानो वो शहर के सुनहरे भविष्य का एक विशाल विज्ञापन हो। यह मीनार आखिरकार वही काम कर रही थी जिसके लिए इसे इतनी शिद्दत से बनाया गया था, यानी दुनिया को यह यकीन दिलाना कि दुबई का एक वजूद है। लेकिन तभी एक और भयानक तबाही ने दस्तक दी। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया के पहिए थाम दिए। साल के शुरुआती 6 महीनों में ही दुबई आने वाले सैलानियों में 74% की भारी गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि कोरोना वायरस ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया था। एयरपोर्ट्स वीरान हो गए, होटलों पर ताले लटक गए और पर्यटन रातों रात धराशायी हो गया। रफ्तार के दम पर जिंदा रहने वाले इस शहर के लिए यह झटका किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। अगर आप और मैं इस अर्थव्यवस्था के ताने बाने को करीब से देखें, तो दुबई का वजूद विदेशी सैलानियों, बिजनेस यात्रियों और वैश्विक निवेश पर टिका था। अचानक ये पूरा चक्र थम गया और बुर्ज खलीफा को इसका सीधा झटका लगा। महामारी के दौरान इस गगनचुंबी इमारत के भीतर प्रॉपर्टी की कीमतें लगभग 15% तक गिर गईं। किराए में भारी गिरावट आई और जो फ्लैट कभी बम्पर कमाई करके देते थे, उन्हें किराएदार तक नसीब नहीं हो रहे थे। कुछ मकान मालिकों ने तो खाली रखने के बजाय कौड़ियों के दाम पर अपने आलीशान फ्लैट किराए पर दे दिए। ये पुराना खौफ एक बार फिर लौट आया था। साल 2008 के वित्तीय संकट को झेल चुके निवेशक अब खुद से वही पुराना सवाल दोबारा पूछ रहे थे कि क्या बुर्ज खलीफा वाकई लंबे समय का कोई ऐतिहासिक प्रतीक है, या सिर्फ एक महंगा खिलौना जो दुनिया के आर्थिक उतार चढ़ाव की लहरों पर हिचको ले खा रहा है। एक पल के लिए तो जैसे सन्नाटा छा गया और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार, यानी साल 2020 और 2010 के संकट के बीच, एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क था। बुर्ज खलीफा अब कोई नया या अनजाना प्रयोग नहीं रह गया था। पिछले एक दशक में उसने खुद को इस धरती की सबसे बड़ी और मशहूर पहचान के रूप में स्थापित कर लिया था। करोड़ों लोग इसे करीब से देख चुके थे और अरबों लोगों ने इसे टीवी स्क्रीन पर निहारा था। ये गगनचुंबी इमारत अब दुबई की पहचान का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी थी जिसे अलग करना नामुमकिन था। इसलिए जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर से पाबंदियां हटीं, लोग फिर से वापस लौटने लगे।
सैलानी लौटे, बड़े निवेशक लौटे और कंपनियों ने फिर से कदम रखा। दुबई ने दूसरे देशों के मुकाबले बहुत पहले अपने दरवाजे खोल दिए थे, जिससे यहां मांग अचानक बढ़ गई और इस बेजान इमारत में एक बार फिर से जिंदगी धड़कने लगी। एक पत्रकार के तौर पर जब मैं इस कहानी की परतों को खोलता हूं, तो मुझे समझ आता है कि बुर्ज खलीफा का दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होना ही उसकी इकलौती खूबी नहीं है। यहाँ यह जानना बेहद जरूरी है कि इस गगनचुंबी ढांचे की ऊंचाई 828 मीटर है और इसके मुकाबले 1 अरब डॉलर की लागत से बनने वाली एक नई मीनार की योजना भी बनी, जो इससे थोड़ी ही ऊंची होनी थी। लेकिन इस मीनार की असली ताकत इसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि इसका वो हौसला है जिसने 21वीं सदी के दो सबसे बड़े आर्थिक तूफानों का डटकर सामना किया। पहला 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट और दूसरा कोविड महामारी। इन दोनों आपदाओं ने इसी बुनियादी सवाल की परीक्षा ली कि क्या बुर्ज खलीफा सिर्फ एक काल्पनिक बुलबुला था या वाकई कोई ठोस वजूद। इसका जवाब धीरे धीरे मिला, जब खाली फ्लैट फिर से आबाद हुए, सैलानी लौटे और यह साफ हो गया कि इसका सबसे बड़ा इम्तिहान अब सिर्फ जिंदा रहना नहीं था। अब समय आ गया है कि हम और आप इस पूरी कहानी के सबसे अहम मोड़ को देखें, जहां ये गगनचुंबी इमारत अपने उस अटूट वादे को पूरा कर रही थी कि वो कभी घुटने नहीं टेकेगी। इस अनकही जंग का असली सच हमें उन आंकड़ों से मिलता है जो इस उतार चढ़ाव भरी दास्तान का सबसे दिलचस्प हिस्सा हैं। साल 2021 से अक्टूबर 2024 के बीच बुर्ज खलीफा में प्रॉपर्टी की कीमतों में 60% का जबरदस्त उछाल आया। प्रॉपर्टी मॉनिटर के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 की चौथी तिमाही में इस इमारत में खाली फ्लैटों की दर केवल 6.8% रह गई थी, जो डाउनटाउन दुबई के औसत यानी 9.2% से भी बहुत कम थी। वो गगनचुंबी ढांचा, जिसके 900 फ्लैट कभी पूरी तरह वीरान और सुनसान पड़े थे, अब अचानक इस पूरे शहर का सबसे आलीशान और सबसे मनपसंद ठिकाना बन चुका था। यहाँ के स्टूडियो फ्लैटों का किराया सिर्फ 4 साल में ही दोगुना हो चुका था। साल 2010 के उन बुरे दिनों में जिन स्टूडियो फ्लैटों का किराया $1800 प्रति महीना हुआ करता था, वही फ्लैट साल 2024 आते आते सालाना 1,50,000 दिरहम तक वसूल रहे थे। आंकड़े इस इमारत के उठ खड़े होने की हैरान करने वाली कहानी तो बयां करते हैं, लेकिन इनके पीछे एक ऐसी कड़वी सच्चाई भी छिपी है जिसे ये शानदार रिकवरी भी मिटा नहीं सकती। अक्टूबर 2024 में कीमतों में 60% की तेजी आने के बाद भी ये कीमतें साल 2008 के अपने उच्चतम स्तर से लगभग 17% नीचे थीं। जिन निवेशकों ने तेजी के चरम पर यानी उधार के पैसे और उधार के समय पर टिके बाजार के दौर में $2700 प्रति स्क्वायर फीट के भाव पर खरीदारी की थी, वे निवेशक आज भी भारी नुकसान में हैं। इमारत तो बच गई, रिकवरी भी सच है, लेकिन जख्म गहरे हैं। तेजी के उस दौर के पागलपन भरे गणित का नुकसान आज भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। लेकिन यहीं पर हमें एक ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार के रूप में खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या मुनाफा नापने का यह पैमाना वाकई सही है? बुर्ज खलीफा कभी सिर्फ एक प्रॉपर्टी निवेश नहीं था, बल्कि ये एक हौसले का प्रतीक था, और प्रतीकों की कीमत कभी स्क्वायर फीट के हिसाब से तय नहीं की जा सकती। उद्घाटन के ठीक बाद ढह जाने वाले बाजार में खड़े रहने के इन 15 सालों में ये इमारत जो कुछ बनी है, उसे केवल पैसों के गणित से कभी नहीं आंका जा सकता। ये 21वीं सदी का सबसे मशहूर ढांचा बन चुका है। जब भी आप इंटरनेट पर दुबई खोजते हैं, खाड़ी देशों के बारे में सोचते हैं या बेहिसाब इंसानी जिद की कोई तस्वीर देखना चाहते हैं, तो यही इमारत उभरती है। इसके 124वें फ्लोर पर बना ऑब्जर्वेशन डेक हर साल करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। हर साल नए साल की पूर्व संध्या पर होने वाली आतिशबाजी को जब अरबों लोग लाइव देखते हैं, तो कुछ मिनटों के लिए ये इमारत दुनिया की सबसे चर्चित जगह बन जाती है। आप और मैं ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह का सांस्कृतिक रसूख किसी भी इमारत के आर्थिक गणित को पूरी तरह बदल देता है। ये ऐसे खरीदारों और किराएदारों को आकर्षित करता है जो केवल फायदे और खाली पड़े फ्लैटों का हिसाब नहीं लगाते, बल्कि वे इस पते के रसूख को खरीदना चाहते हैं। साल 2024 में बुर्ज खलीफा में फ्लैट के लिए भारी कीमत चुकाने वाला कोई रईस खरीदार साल 2007 के उस सट्टेबाज निवेशक की तरह गणित नहीं लगा रहा होता, जो केवल मुनाफे के चक्कर में लाइन में खड़ा था। वे एक ऐसा रुतबा खरीद रहे हैं जिसे दो बड़े आर्थिक झटकों और एक जानलेवा महामारी की मार भी कभी खत्म नहीं कर सकी। ये सब आखिरकार इस पूरे शहर के बारे में क्या बयां करता है?
इससे ये साबित होता है कि दुबई की वो बुनियादी सोच गलत नहीं थी कि अगर आप कुछ अविश्वसनीय बनाएंगे तो दुनिया खुद ब खुद खींची चली आएगी। हाँ, ये सोच समय से बहुत पहले की जरूर थी। दुनिया को यहां तक पहुंचने में उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। इस सफर के बीच का आर्थिक गणित उतना ही डरावना और बदसूरत था जितना किसी विज्ञापन में कभी नहीं दिखाया गया। जो लोग इस अंधी महत्वाकांक्षा और कड़वी हकीकत के बीच फंसे, उन्होंने इसकी बहुत बड़ी कीमत अपनी खून पसीने की कमाई से चुकाई। इस शानदार रिकवरी के आ जाने से उनका वो नुकसान और दर्द गायब नहीं हो जाता। लेकिन रिकवरी आई जरूर, और वो भी दुनिया की इस सबसे ऊंची मीनार में, जो आज एक ऐसे रेगिस्तानी शहर के बीच पूरी जीवंतता से खड़ी है जिसका 50 साल पहले दुनिया के नक्शे पर कोई बड़ा वजूद ही नहीं था। ये कहानी किसी एक तरफा मुनाफे या सिर्फ किसी नाकामी का सबक नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा सच्ची और गहरी दास्तान है। ये दिखाती है कि जब कोई बड़ी महत्वाकांक्षा अपने वक्त से बहुत आगे निकल जाती है तो उसे कितना लंबा इंतजार करना पड़ता है। ये इमारत कभी नहीं झुकी। सवाल हमेशा ये था कि क्या दुनिया कभी इसके पास आएगी, और आखिरकार ऐसा ही हुआ। वो आतिशबाजी सिर्फ 11 मिनट चली थी, लेकिन कर्ज का वो बोझ सालों साल बना रहा, और खाली पड़े फ्लैटों का वो सन्नाटा उससे भी लंबे समय तक गूंजता रहा। मगर तमाम भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए बुर्ज खलीफा आज भी सीना ताने खड़ा है। क्या आपको भी लगता है कि ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ था, या फिर एक अटूट विजन की जीत? हमारे इस खोजी सफर का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।